दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। हमारे देश के उन चुनिंदा शहरों में से एक जो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ की चमक दमक भी मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। इसी दिल्ली शहर में एक अमीर परिवार रहता है, मेहता परिवार, जो इस शहर के नामी अमीर परिवारों की गिनती में आता है। बाहर से यह परिवार चाहे जितना भी सुखी दिखाई देता हो, लेकिन अंदर से यह परिवार उतना ही ज़्यादा उलझा हुआ है। वहीं एक बड़े से आलीशान होटल में मेहता परिवार की दूसरी बेटी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। हालांकि यहाँ का माहौल इस वक्त उतना भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि किसी बात को लेकर यहाँ कुछ गहमा गहमी चल रही हो। दीदी, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हैं? मैं आपकी छोटी बहन हूँ। आरोही मेहता ने अपनी बड़ी बहन अबिका मेहता की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में बोली। वहीं आरोही के ठीक पास खड़ी अबिका मेहता ने जब यह सुना तो वो खुद को कुछ भी कहने से मजबूर करती रही, जिसकी वजह से आरोही कुछ ज़्यादा ही जिद्दी और खड़ूस दिखने लगी थी। दीदी, जब मैं छोटी थी तब से मैं कभी भी आपके करीब नहीं आ सकी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती और मैंने भी कभी भी आपको परेशान करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। आखिरकार आप मेरी सौतेली बहन हो। अविका मेहता एक प्यारी लड़की थी। वह काफ़ी सुंदर थी और उसके चेहरे पर हल्का सा किया गया मेकअप भी उसके चेहरे को और निखार रहा था। लेकिन अब उसका चेहरा मुरझाकर थोड़ा पीला पड़ गया था और वो थोड़ा कांप रही थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी और कांपने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। आरोही धीरे से अविका की तरफ बढ़ी और उसकी बाह को पकड़ लिया। आरोही के ऐसा करते ही अविका ने कांपना बंद कर दिया, लेकिन उसके आंखों से आंसू गिरने से नहीं रुक पाए। आसपास के लोग यह सारा तमाशा देख रहे थे। लोगों ने अब झुंड बनाकर दोनों बहनों के खराब रिश्ते को लेकर आपस में बातें करना शुरू कर दिया था। आरोही, मैंने कभी भी घर पर, पापा पर और मम्मी, यहाँ तक कि भाइयों का ध्यान खींचने की भी कभी कोशिश नहीं की और ना ही कुछ और करने की कोशिश करती हूँ। आरोही, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे सिर्फ वो एक चीज़ दे सकती हो? प्लीज़ आरोही। अबिका के इतना कहने पर ही आरोही ने अबिका की बाह को एक और ज़्यादा कसकर पकड़ लिया था। आरोही, क्या तुम मुझे मेरा बॉयफ्रेंड वापस दे सकती हो प्लीज़? रिक्वेस्ट करते हुए अबिका ने कहा। क्या मेहता परिवार की बड़ी बेटी खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रही? वह अपनी छोटी बहन के होने वाले फियांसे को भी उससे छीनने की कोशिश कर रही है। उसमें शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? आसपास के लोग आपस में चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लोगों ने जानबूझकर अब तक बातें थोड़ी ऊंची करनी शुरू कर दी थी, ताकि मेहता परिवार की बड़ी बेटी भी उनकी बातें सुन सके। सही कहा। मैंने सुना है कि मेहता परिवार की छोटी बेटी की सगाई उसकी बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड से होने वाली है। अब अचानक से मेहता परिवार की बड़ी बेटी ऐसी हरकत करेगी और अपनी बहन के होने वाले फियांसे को वापस मांग रही है। उसकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वो खुद को बहुत बड़ी तोप समझती है? वह परिवार में बड़ी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी मनमानी करेगी। उसे यह भूलना नहीं चाहिए कि उसके परिवार में दो भाई और भी हैं। मैंने पहले सुना है कि मेहता परिवार की बड़ी बेटी का बिहेवियर ठीक नहीं। वो काफ़ी बिगड़ी हुई है और तो और बेहद बेशर्म भी है, और कोई भी लड़का उसके जैसी लड़की को पसंद नहीं करेगा। आसपास के लोगों की बातें अबिका को साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो फिर भी चुप थी। आरोही के अबिका की बाह को कसकर पकड़े जाने से उसके नाखून के निशान अबिका की बाह पर पड़ चुके थे और अबिका इससे काफ़ी दर्द भी महसूस कर रही थी। लेकिन अबिका करण को घूरते हुए देख रही थी, जो एक और बस उससे थोड़ी दूर खड़ा था और कुछ नहीं बोल रहा था। करण अविका का बॉयफ्रेंड था, पर वे दोनों 4 साल से एक साथ एक रिश्ते में थे, लेकिन किसी कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अविका ने अपना हाथ आरोही के हाथ से झटका और खुद को छुड़ा लिया और करण की तरफ बढ़ गई। हालांकि वो अभी भी दर्द में थी। करण के पास पहुंचते ही उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया और धीरे से पूछा, करण, मैं तुमसे केवल एक बात पूछना चाहती हूँ, और वो ये कि तुम किसके बॉयफ्रेंड हो, मेरे या फिर आरोही के? जैसे अबका ने यह बात कही, पूरा माहौल हंसी मजाक से भर गया। आसपास के लोग उसकी यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। हालांकि इससे पहले सबकी हंसी रुकी हुई थी। एक अनजान औरत जल्दी से अविका के पास आई और उसे अपनी तरफ खींचकर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, और अगले ही पल अविका के चेहरे पर एक तेज आवाज आई। उसका गाल थप्पड़ की वजह से सूजकर लाल पड़ गया था।
अबिका, खबरदार जो मेहता परिवार को शर्मिंदा करने की कोशिश की तो तुम्हारी हरकतें हमेशा से अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम यूं ही सरेआम ऐसी हरकतें करोगी और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज तो तुम्हारी बहन का जन्मदिन भी है और करण हमारे परिवार से पहली बार मिल रहा है। क्या तुम्हें सचमुच हर किसी को इस तरह शर्मिंदा करना अच्छा लगता है? यह बात बोलने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि अबिका की सौतेली माँ सुरेखा मेहता थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें भी खुद अबिका की बातें बहुत बुरी लगी हों। उन्होंने आगे धीरे से कहा, अबिका, अगर कुछ है तो हम घर पहुंचकर इस बारे में बात करेंगे। तुम अपनी बहन की इस बर्थडे पार्टी को खराब मत करो। जब आरोही ने अपनी माँ को ऐसा करते देखा तो वह तुरंत अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ से बोली, आप ऐसा मत करो, यहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं। तभी अबिका ने पहली बार जिद दिखाते हुए अपने ठीक बगल में खड़ी माँ और बहन को इग्नोर करके सीधे करण की ओर देखकर उससे पूछा, करण, मुझे जवाब चाहिए अभी। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या आरोही के बॉयफ्रेंड? आसपास का माहौल और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। लोग ये सब देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। किसी को पता होना चाहिए कि दिल्ली में मेहता परिवार की हैसियत और रुतबा दिल्ली के फेमस अरोड़ा परिवार के बराबर की थी। हालांकि अबिका को अभी भी अपने चेहरे पर दर्द महसूस हो रहा था और उसे रोने की इच्छा हो रही थी। थप्पड़ की वजह से उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा था। उसके बाल बिखर कर उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढक रहे थे। फिर भी वह अभी भी करण का जवाब सुनना चाहती थी। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी उम्मीद बची थी। बताओ, तुम किसके बॉयफ्रेंड हो करण? प्लीज। अविका, तुम परिवार की बड़ी बेटी हो। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन कम से कम तुम अपनी बहन का ख्याल करो। उसकी सौतेली माँ ने उससे कहा, पूरे दिल्ली शहर में अरोड़ा परिवार को बहुत सम्मान दिया जाता था, जबकि लोग अब मेहता परिवार का सम्मान नहीं करना चाहते थे और ना ही मेहता परिवार की परवाह करते थे। अबिका के सवाल ने हर किसी का ध्यान करण की ओर ही कर दिया था। वह लड़का जो चुपचाप उसके सामने सब कुछ होता हुआ देख रहा था, जो दिखने में अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था, जिसने सबसे पहले हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, वह कुछ भी कह सकता था, लेकिन उसने अपने होंठ पर खामोशी ओढ़ रखी थी। लेकिन आरोही ने उसे रोका। उसने अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचने का दिखावा भी किया। आसपास के लोग अबिका की इस हरकत से और भी ज्यादा अधिक निराश हो गए थे। करण ने आरोही की तरफ धीरे से देखा और उसकी तरफ ही मुड़ गया। उसने आरोही का हाथ पकड़कर उससे धीरे से कहा, आरोही, मैं तुम्हारी बहन के लिए तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। करण के मुंह से ये बातें सुनकर आरोही मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। करण ने अविका की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। वह एक मुश्किल सिचुएशन में लग रहा था। आरोही उसे थोड़ी दूर ले गई और बोली, करण, तुम मेरी जगह मेरी बहन को चुन सकते हो। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अविका अपने सामने खड़े दोनों को ऐसे बातें करते देख उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखों के सामने अब सब धुंधला दिखाई देने लगा था। इससे पहले कि वह कुछ संभल पाती, वो जमीन पर गिरने लगी। तभी अचानक से एक आदमी ने उसका कंधा पकड़ा और उसे होटल के लॉज में लेकर जाने लगा। जहां तक अबिका की बात है, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जो आदमी उसे ले जा रहा था वह 40 साल से अधिक उम्र का था। आसपास के लोग अभी भी आपस में बात कर रहे थे। मुझे पता था कि मेहता परिवार की बड़ी बेटी एक अच्छी लड़की नहीं है। देखो, उसका पहले से ही प्रेमी है जो उसकी तलाश में यहाँ आया था। वह आदमी मशहूर कुमार ग्रुप का मैनेजर है। मैंने सुना है कि मेहता परिवार और कुमार ग्रुप हाल ही में कुछ प्रोजेक्ट के कारण काफी करीब भी हुए हैं। आसपास के लोगों को मेहता परिवार की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वे अबिका मेहता के बारे में इतना कुछ सुन चुके थे। अबिका की सौतेली माँ भी लोगों से उसके बारे में बातें किया करती थी। हॉल के दरवाजे के पास अबिका को अचानक से होश आया। होश में आते ही उसने देखा कि उसे किसी ने पकड़ रखा है। उसने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा जिसने उसे पकड़ रखा था। सुरेश अंकल, आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आरोही की बर्थडे पार्टी में होना चाहिए। इतना कहकर अबिका ने लॉज में आराम करने के लिए जाना चाहा, क्योंकि उसने सुरेश अंकल के यहाँ आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। सुरेश बीते कुछ दिनों से अक्सर उसके घर में और उसके इर्द गिर्द ज्यादा दिखाई देने लगा था और अबिका को देखकर अजीब सी मुस्कान भी देता था, जिससे अबिका को बहुत अजीब लगता था। सुरेश ने अपने सामने खड़ी अबिका को घूर कर देखा। असल में मेहता परिवार में 4 भाई बहन थे
और केवल अबिका ही सबसे सुंदर और आकर्षक थी। अबिका प्लीज, मुझे सुरेश अंकल मत कहो। मैं तुमसे ज्यादा बड़ा भी नहीं हूँ। बस मुझे तुम अपना दोस्त ही समझो। सुरेश ने अपने सामने खड़ी अबिका को देखते हुए कहा। उसने अबिका को फिर से अपनी बाहों में भरने की कोशिश की और उसे लेकर वह एक प्राइवेट कमरे में घुसने लगा। चलो अंदर चलें और तुम कुछ देर आराम करो। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अबिका सुरेश के इरादे को साफ समझ रही थी। वह डरी हुई थी। उसने झुककर सुरेश को और लॉज के कॉरिडोर की तरफ देखने लगी, इस उम्मीद से कि कोई सुरेश को रोक सके। सुरेश अंकल प्लीज अपनी उम्र का ख्याल रखिए। अबिका थोड़ी घबरा गई और उससे बचने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने अबिका का हाथ अब तक कसकर पकड़ लिया था। उसने अपना सिर नीचे किया और सुरेश की कलाई दांत से काट ली। डर से सुरेश ने अबिका का हाथ छोड़ दिया और तभी अबिका को वहां से भागने का मौका मिल गया और वह तेजी से भाग गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सुरेश फिर से उसे पकड़ ना ले। तभी दौड़ते दौड़ते वो करण से अचानक से टकरा गई। उसने ये नहीं सोचा था कि वो करण से यूं टकरा जाएगी। करण से टकराते ही अबिका ने खुद को सेफ महसूस किया। अबिका, क्या हुआ? तुम ऐसे दौड़ क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? अपनी आंखें ऊपर उठाकर अबिका ने अपने सामने खड़े करण की ओर देखा, जिसने अबिका के प्यार को ठुकरा दिया था। तो अब उसका क्या मतलब था? उसे अब भी अबिका की परवाह क्यों थी? अबिका ने लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बस उसे हैरानी से देखती रही। करण को पता था कि अबिका के दुखी होने का कारण सिर्फ वही है। वे दोनों 4 साल तक एक साथ एक रिश्ते में जो थे। अबिका, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मेहता परिवार की बड़ी बेटी हो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं मेहता परिवार में ही शादी करूं? अगर तुम पहले बता देती तो आज ये नौबत ही ना आती। अगर मुझे पता होता कि तुम मेहता परिवार की बेटी हो तो मैं आरोही के साथ सगाई कभी नहीं करता। करण ने यह सब जोर से कहा, लेकिन धीरे से उसने अपनी आवाज कम कर ली। करण गुस्से से अबिका की तरफ ही एकटक देख रहा था। ऐसा जवाब सुनने के बाद अबिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिससे उसके गालों पर दो छोटे छोटे गड्ढे उभर आए। उसे मुस्कुराता देख ऐसा लग रहा था जैसा सर्दियों में खूबसूरत फूल खिलखिला रहे हों। करण अबिका को ऐसे मुस्कुराते देख हैरान रह गया। अबिका अभी भी कुछ घबराई हुई थी, लेकिन उसने करण से पूछा, अब जब तुम्हें यह सब पता चल गया है कि मैं मेहता फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, तो क्या तुम मेरी बहन से सगाई तोड़कर मुझसे सगाई? अभी अबिका अपनी बात खत्म भी ना कर पाई थी कि उसकी बहन आरोही वहां अचानक से आई और उसने एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा। और ये थप्पड़ उसकी माँ के थप्पड़ से भी ज्यादा जोर का था। थप्पड़ लगने के बाद अविका के मुंह के कोने से खून निकल आया, लेकिन वो अभी भी करण को ही एकटक देखे जा रही थी और उससे पूछ रही थी, करण जवाब दो, क्या तुम मेरी बहन के साथ सगाई ना करके मेरे साथ सगाई कर सकते हो? आरोही को यूं अचानक अपने सामने देखकर करण घबरा गया और उसने जल्दी से अविका का हाथ छोड़ दिया जो उसने पकड़ रखा था। करण अविका से थोड़ा दूर हट गया और आरोही को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगा। आरोही ने दोनों को ऐसे एक साथ देखा तो उसे मनी मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने इस गुस्से को कंट्रोल कर रही थी और चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए करण को गले लगाने के लिए उसके करीब बढ़ गई। आरोही करण को अपनी बाहों में भर लेती है। वो ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि अबिका को ये सब देखकर और भी बुरा लगे। आरोही अपनी बहन अबिका की तरफ देखकर बोली, मेरी सौतेली बहन, अगर आप मेरे फियांसे को मुझसे दूर करना चाहती हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर आपको शादी करना ही है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ एक अच्छा लड़का ढूंढने में। मम्मी और डैडी से कहकर आप मुझे और करण को अलग करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। आरोही इतना कहते ही करण की तरफ देखने लगी। करण आरोही की बात से सहमत था और उसने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति जाहिर भी की और उसने आरोही को और कसकर गले से लगा लिया। लेकिन सामने खड़ी अबिका से यह सब देखा नहीं जा रहा था। वो अंदर से बहुत टूट सी गई थी। आज उसे बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा था, इतना कि अगर कोई एक तेज धारदार चाकू से उसका दिल भी निकाल ले तो भी उतना दर्द महसूस नहीं होगा जितना दर्द उसे अपने सामने खड़े दो लोगों को देखकर हो रहा था। वह खुद को बहुत अकेली महसूस कर रही थी। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि इस दुनिया में उसकी कोई भी परवाह नहीं करता। आरोही, रो मत। करण ने आरोही की आंखों से उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहा।
हालांकि आरोही के वो आंसू बिल्कुल भी असली नहीं थे। करण, मुझे कुछ नहीं समझना है, अबिका करण को टोकते हुए उसे उदास नजरों से देखते हुए बोली। मैं तुम्हें पिछले 4 साल से प्यार कर रही हूँ। जब से मैं कॉलेज गई हूँ तब से हम दोनों एक साथ हैं। और अब जब हम ग्रेजुएशन करने वाले थे तब मैंने सोचा था कि मैं तुमसे जल्द सगाई कर लूँगी और बाद में हम दोनों शादी भी कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पता चल रहा है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो और मेरी बहन के साथ सगाई करोगे। मुझे तुम्हारी यह हरकत बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। करण हैरानी से अबिका को एकटक देखने लगा और आरोही भी अपनी बहन अबिका को हैरानी से देखने लगी। करण, पिछले 4 सालों से मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे, मुझे धोखा दोगे, मैंने सोचा नहीं था। यह सब बातें बोलते बोलते अबिका ने करण का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अबिका खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी और इसलिए वो अपनी पलकें नहीं झपका रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपनी पलकें गलती से भी झपका लेगी तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो तो मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना मुझे तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तुम दोनों की शादी में नहीं आऊंगी। आज मेरी बहन की बर्थडे पार्टी मेरे लिए बस एक दिखावा है। ऐसा कहने के बाद अबिका ने करण का हाथ छोड़ दिया और वहां से जाने लगी। इस वक्त उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वो इतनी दुखी थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, और ना तो उसे कुछ होश था कि वो कहाँ जा रही है। चलते चलते वो खुद को रोने से नहीं रोक पाई और अचानक रुकी और अपने बगल वाले कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा खोलते ही वो झट से अंदर चली गई और दरवाजे को बंद कर लिया। ऐसा करने के बाद वो दरवाजे से पीठ सटाकर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। अब उसे खुलकर रोने के लिए एक जगह मिल गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी। जब से वह छोटी थी, उसकी माँ गुजर गई। तब से वह बिना माँ की बच्ची हो गई थी। उसके सर से माँ का साया हट गया था। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता एक औरत के साथ घर लौटे और उस औरत के साथ एक लड़का भी था। उसके पिताजी ने उस औरत से अचानक से कोर्ट मैरिज कर लिया था। कुछ समय बाद उसकी सौतेली बहन और भाई भी हुए। जब से उसके पिताजी ने दूसरी शादी की थी, तब से अबिका अपने इस परिवार में पराई हो गई थी और अब करण ने भी उसे धोखा देकर उसे छोड़ दिया था। उसके आंसू आंखों से छलक कर नीचे फर्श पर बिछे मोटे कालीन पर गिर रहे थे और जल्द से जल्द गायब भी हो रहे थे। अपनी आंसुओं को कालीन में से यूं गायब होता देख अबिका भी सोचने लगी, एक दिन मैं भी इसी तरह मिट जाऊंगी और जब जाकर मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। अबिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी पूरे कमरे में एक गहरी आवाज गूंज उठी। तुम कौन हो? यह एक आदमी की आवाज थी। अबिका अचानक से उस कमरे में ऐसी आवाज सुनकर डर गई और अपने सामने खड़े आदमी को एकटक देखने लगी। उसके और उस आदमी दोनों के लिए ये एक awkward मोमेंट था। उसके सामने खड़ा आदमी, उसने अपने कंधे पर तौलिया लपेट रखा था। अबिका जल्दी से खड़ी हो गई और उस कमरे से निकलने लगी, लेकिन तभी उसके पैर लड़खड़ा गए और वो उस आदमी की तरफ गिरने लगी। उस आदमी ने अबिका को संभालने की कोशिश की, लेकिन अबिका उसके कंधे पर से तौलिया को अनजाने में ही खींचते हुए नीचे फर्श पर गिर गई। उसका सिर तौलिए से पूरी तरह से ढक गया था। अबिका अभी अपने साथ बीते सदमे से उभरी नहीं थी कि उसके साथ ऐसा हो गया था। वह डर गई थी और शर्म के मारे ना तो वो हिल रही थी और ना तो उसने दोबारा उठने की कोशिश की। वो यूं ही जमीन पर पड़ी रही जब तक कि उस आदमी ने अबिका के सिर से तौलिया को नहीं हटाया। अबिका शर्म से अपने सिर को उठा नहीं पा रही थी। वो आदमी अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था और जाहिर तौर पर वह अबिका की इस हरकत से नाराज था। जैसे ही वो अबिका को कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी अबिका के बैग में पड़ी फोन रिंग होने लगी। सन्नाटे से भरे कमरे में फोन की रिंग गूंज उठी। अबिका हड़बड़ाई और तुरंत से फोन उठा ली, क्योंकि वह अभी रोती हुई पड़ी थी, तो उसकी आवाज़ अभी भी थोड़ी लड़खड़ा रही थी। माँ, क्या बात है? मैं अभी आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं अभी पहले यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ। अबिका अपनी सौतेली माँ से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी और उनकी बात को टालना चाहती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुरेखा मेहता ऐसी महिला थी जिन्हें दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। सुरेखा मेहता ने गुस्से से कहा, तुम जल्दी से यहाँ आओ और सुरेश अंकल से माफ़ी मांगो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी और हमारी फैमिली और कुमार ग्रुप के बीच के रिश्तों को खराब करोगी
तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि तुम्हारा भाई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। अबिका ने जब यह सुना तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसके हाथ कड़े हो गए थे। वह इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि वो अपनी माँ की बातों का मतलब ना समझ सके। उसे सब कुछ समझ में आ रहा था कि उसकी माँ उससे क्या कहना चाह रही थी। अबिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी माँ को टोका। माँ, ये फैमिली के बिजनेस की प्रॉब्लम है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में मुझे चिंता करनी चाहिए। पिताजी और भाई इस बात का ध्यान रखेंगे, ना कि मैं। मैं अभी आपसे बात नहीं करना चाहती और मैं यहाँ से सीधे बाहर वापस जाऊंगी। अबिका ने बिना देरी किए फ़ोन वापस अपनी बैग में रख दी। कुछ देर बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसने इस बात पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया कि जब वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी, तब उसकी सारी बातें उसके सामने खड़ा आदमी ध्यान से सुन रहा था। वो धीरे से उठी। उसे अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक बार अपने सामने खड़े आदमी को देखे। वो अपना सिर झुकाए हुए उस आदमी से माफ़ी मांगती है। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि कमरे में कोई और भी है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब सामने खड़े आदमी, जिसका नाम विराज था, उसे अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है, उसे उसकी दादी ने भेजा है। विराज ने अपने घर पर पहले ही बता दिया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। फिर भी उसकी दादी ने एक लड़की को उसके पास मिलने के लिए भेज दिया। अभी जो इस कमरे में हुआ उसे भूल जाओ और अगली बार से सावधान रहना। इससे पहले कि अबिका कुछ बोल पाती, विराज ने अपना रुमाल अबिका को देते हुए कहा, अपने आंसू पोंछ लो। मैं लड़कियों पर ज्यादा दया नहीं दिखाता। और हाँ, अगली बार से सही डायरेक्शन में जाना। अबिका चुपचाप खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया है। वह अचानक हिली और विराज से रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछने लगी। शायद आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। मैं गलती से इस कमरे में आ गई। आप मुझे गलत मत समझिए, अबिका ने अपनी सफाई में कहा। विराज ने सफेद रंग की हल्की पतली शर्ट पहन रखी थी, जिसमें 2-3 बटन ही लगे हुए थे। उसकी अच्छी बॉडी उस सफेद शर्ट में काफी जच रही थी और उसने ग्रे कलर की पैंट पहन रखी थी। विराज अबिका की बातें सुन रहा था। उसने सामने पड़ी टेबल पर से पानी का गिलास उठाया और अबिका को दे दिया। विराज तिरछी नजर से अबिका को देखने लगा और उससे बोला, अगली बार किसी आदमी का तौलिया यूं ही मत छीन लेना। अबिका को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसके साथ सुबह से ही सब कुछ बुरा ही हो रहा था। अबिका चुपचाप पानी पीती रही और पानी पीने के बाद वो वहां से चली गई। अबिका को वहां अचानक देखकर विराज का मूड भी थोड़ा बेहतर हो गया था। वापस कॉलेज जाने से पहले अबिका को कुछ जरूरी चीजें लेने के लिए घर जाना पड़ा। लेकिन जब वह घर वापस लौटी तो उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसे घर पहुंचकर फैमिली मेंबर्स के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अबिका के घर में कदम रखते ही उसने देखा कि घर के सभी लोग एक जगह पर चुपचाप बैठे हुए हैं। उसे इस बात से हैरानी नहीं हुई कि उसकी माँ और उसकी बहन उससे पहले घर कैसे पहुंच आए। जाहिर सी बात है, उनके पास अपनी कार थी और अबिका टैक्सी से घर लौटी थी। और आरोही की बर्थडे पार्टी में जो तमाशा हुआ, उससे तो साफ तौर पर पता था कि पार्टी अब खत्म हो चुकी थी और कोई भी वहां खुश नहीं था। अबिका, आखिरकार तुम घर वापस आ गई। तुम दोबारा किस आदमी के साथ गई थी? उसकी सौतेली माँ ने उसे तीखे शब्दों में कहा। अबिका ने अपनी माँ के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर नीचे करके अपने जूतों को घूरने लगी। मैं साफ साफ तुम्हें कहती हूँ अबिका, कि तुम मेहता फैमिली को यूं ही सरेआम बदनाम नहीं कर सकती। तुम कितनी बेशरम हो। अपने भाई को देखो, वो घर से दूर होकर भी फैमिली का नाम बढ़ा रहा है, और एक तुम हो जो सरेआम मेहता फैमिली को ही बदनाम किए जा रही हो। अगर ऐसी हरकतें रही तुम्हारी, तो हम सबको तुम्हारे खिलाफ होना पड़ेगा और इसका दोष तुम हम सब पर मत थोपना, क्योंकि इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अबिका ने अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े लोगों को देखने लगी। वहां पर उसका भाई आर्यन मेहता नहीं था। वहां पर सिर्फ उसके माता पिता और उसकी बहन आरोही थी। अबिका अपनी बातें बोलकर वहां लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने सीधे तौर पर कहा, पापा, माँ, मैं यहाँ पर अपनी कुछ चीजें लेने के लिए आई हूँ और जल्दी अपने हॉस्टल वापस चली जाऊंगी। पास खड़ी आरोही अचानक अबिका को देखकर मुस्कुराने लगी। अपनी बहन को मुस्कुराता देख अबिका समझ गई कि अभी जरूर उसके साथ कुछ गलत होगा। बचपन से ही उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उसे पसंद नहीं करती थी। मेरी प्यारी बहन, तुम टेंशन मत लो।
मुझे पता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा दुखी हो, लेकिन माँ को भी तुम्हारी चिंता है, आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा। आरोही ने आगे बढ़कर अबिका को गले लगा लिया और उसने अबिका की बाहों को जोर से जकड़ रखा था, जहाँ अबिका को दर्द था। अबिका को और दर्द महसूस होने लगा, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रही। आरोही अबिका के साथ ऐसा करके अभी भी मुस्कुरा रही थी। घर आते ही माँ और पापा ने इस बात पर चर्चा की। हम बस आपको सरप्राइज देना चाहते थे। आरोही मासूमियत से मुस्कुराते हुए अबिका को एकटक देख रही थी। आरोही का चेहरा देखने में काफी मासूम लग रहा था। वो समझदार और बातों को मानने वाली लड़की थी, लेकिन अबिका जानती थी कि उसकी बहन आरोही सिर्फ देखने में ही मासूम है। आरोही सिर्फ नाटक करने और साजिश रचने में माहिर थी, लेकिन ये सब जानते हुए भी अबिका कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आरोही सारे घर वालों की चहेती थी और घर वाले उसे ही सबसे ज्यादा मानते थे। आरोही ने अचानक अबिका को अपने पिताजी की तरफ खींच लिया और एक्साइटेड होकर कहने लगी, पापा, आपको ये खुशखबरी सुनानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि मेरी बड़ी बहन यह सुनकर बहुत खुश होगी। आरोही के इस तरह के बिहेव से अबिका भी काफी हैरान थी। अब वो भी जानना चाहती थी कि आखिर ये लोग मुझे कौन सी बात बताने वाले हैं। अमन मेहता, जो अबिका के पिताजी थे, उन्होंने अबिका को कभी भी अपनी नई फैमिली के साथ मेलजोल रखते नहीं देखा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी माँ की तरह ही थी। हालांकि परिवार में किसी के पास अबिका की माँ की तस्वीर नहीं थी। अमन शुरू से ही अपनी बेटी अबिका को पसंद नहीं करते थे और शायद इसलिए उन्हें ये बात कहने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अबिका, मैं और तुम्हारी माँ कुछ दिनों से एक बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारी बहन आरोही की शादी होगी, उसी दिन तुम्हारी भी शादी होगी सुरेश कुमार से। ये बात सुनकर अबिका बहुत हैरान हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी उसकी शादी सुरेश अंकल से कराने वाले हैं। पापा, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? अबिका ने हैरानी से अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा। वो ये बात जानती थी कि उसके पिताजी उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके पिताजी उसकी शादी के बारे में गलत फैसला लेंगे। पिताजी, आप सच में ऐसा चाहते हैं कि मैं सुरेश अंकल से शादी करूं? सुरेश कुमार एक टैलेंटेड आदमी था। हालांकि उसकी उम्र 40 के आसपास थी, लेकिन उन्हें कोई भी बूढ़ा नहीं समझता था। तभी उसकी सौतेली माँ अजीब सी मुस्कान के साथ जोर से बोली, जिस तरह की तुम्हारी इमेज लोगों के सामने बनी हुई है, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि इससे तुम्हें करण जैसा अच्छा लड़का मिल जाएगा? मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सुरेश अंकल से शादी नहीं करूंगी, अबिका ने बिना सोचे जोर से कहा। उसने अपनी सौतेली माँ को इग्नोर किया और सीधे अपने पिता की ओर देखने लगी। अबिका ने अपनी नाराजगी जताई। पापा, अगर सुरेश अंकल थोड़ी और उम्र के होते तो आपकी जितनी उम्र के होते, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने पापा की उम्र के आदमी से शादी करूं? क्या आप अपनी फैमिली बिजनेस के फायदे के लिए अपनी बेटी को बेचना चाहते हैं? अबिका के पिताजी ने जब उसकी बात को सुना तो वो अचानक से गुस्से से लाल हो गए और सोफे से उठ खड़े हुए। उन्होंने अबिका की ओर गुस्से से देखा और अबिका पर चिल्लाते हुए बोला, बस, बहुत हुआ तुम्हारा ये रोना धोना। तुम आज ही सुरेश से शादी करोगी। मेहता फैमिली को अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। यह सुनते ही अबिका के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी इतना नफरत करते हैं। अपने पिताजी की बात सुनकर अबिका अंदर से और भी ज्यादा टूट चुकी थी। अबिका के पिताजी के बोलने के बाद वहां का माहौल पूरा शांत हो गया था। अबिका चुपचाप अपने पिताजी की ओर देखे जा रही थी। उसे अब समझ में आ गया था कि फैमिली में कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। सब लोग उससे नफरत ही करते हैं। आज उसने अपना 4 साल का प्यार भी खो दिया था और घर आते ही उसे और भी बुरी खबर सुनने को मिली। उसकी सौतेली माँ उसके पिताजी के पास आकर उन्हें बोलने लगी, अमन, आराम से, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि अबिका आपकी बात को कभी नहीं टालेगी, तो तुम आराम से अबिका को समझाओ। और जब आरोही परिवार की खुशी के लिए मल्होत्रा फैमिली में शादी कर सकती है, तो अबिका को इससे क्या प्रॉब्लम है? क्या वो नहीं समझ रही कि हम जो भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं? आखिर अबिका मेरी भी बेटी है। भले ही मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन हूँ तो माँ ही ना। अपनी माँ की बातें सुनकर आरोही अबिका के पास आकर कहती है, दीदी, सुरेश अंकल एक अच्छे आदमी है। मैंने सुना है कि कुछ टाइम के बाद वो कुमार ग्रुप के हेड बन जाएंगे।
अगर आप सुरेश अंकल से शादी कर लेती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाएंगी। अपनी बहन की ये बातें सुनकर रविका और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो अपनी बहन आरोही को गुस्से से देखने लगी और बोली, अगर सुरेश अंकल इतने ही अच्छे आदमी हैं तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? अगर तुम उनसे शादी कर लोगी तो तुम्हें अच्छी लाइफ जीने को मिलेगी। मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हो तुम? अबिका की बातें सुनकर आरोही काफी चिढ़ गई। उसने अबिका को घूरना शुरू कर दिया। अबिका, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? तुम्हारी बहन तुम्हारे भले के लिए सोच रही है और तुम उस पर ही गुस्सा हो रही हो। उसकी सौतेली माँ उसे टोकते हुए बोली, अगर तुम्हारा दूसरा कोई बॉयफ्रेंड हो तो उसे यहाँ लेकर आ जाओ और शायद तब तुम्हारी शादी सुरेश अंकल से ना होकर तुम्हारे दूसरे बॉयफ्रेंड से करा दी जाएगी। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अविका अपने सामने खड़े तीनों लोगों को उदासी के साथ देख रही थी। उसे मन ही मन बहुत अजीब लग रहा था कि उसकी माँ और उसकी बहन दोनों को करण और उसके रिलेशनशिप के बारे में पता था। फिर भी उसकी माँ आरोही की शादी उसके बॉयफ्रेंड करण के साथ कराना चाहती हैं। वो जानती थी कि उसकी सौतेली माँ बहुत बुरी है, लेकिन इतनी ज़्यादा बुरी है, यह बात आज उसे मालूम पड़ी। अविका के पापा भी अविका से खुश नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अविका का यूं उदास चेहरा देखा तो उनका दिल भी थोड़ा पिघल सा गया। भले ही वो अविका को पसंद नहीं करते थे, लेकिन थे तो वो उसके पिता। उन्होंने अपनी पत्नी की बात पर हामी भरते हुए कहा, अविका, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो उसे यहाँ लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें सुरेश से ही शादी करनी पड़ेगी। अविका ने बिना देरी किए कहा, हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगी। आप मेरी शादी सुरेश अंकल के साथ करने की ना सोचें। अविका की सौतेली माँ ने उसे आगे बोलने से रोका और उसे टोकते हुए कहा, हो सकता है कि तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड हो या फिर तुम्हारी ये बात झूठी भी हो सकती है। कौन जानता है? अगर तुम कल उस लड़के को लेकर नहीं आई तो तुम्हें वही करना होगा जो हम लोग कहेंगे। हमारे फैमिली और कुमार ग्रुप के बीच बहुत सारे बिजनेस डील हुई है, तो तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अविका अपनी सौतेली माँ के इरादे को साफ साफ समझ रही थी। अपनी पत्नी की बात सुनकर अमन मेहता को अपनी फैमिली और कुमार ग्रुप के बीच चल रही बिजनेस डील याद आ गई और वो अविका से गंभीरता से समझाते हुए बोले, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को कल घर लेकर आना होगा। इतना कहकर उसके पापा वहां से चले गए। बाकी लोग भी अपने अपने रूम में चले गए। सिर्फ अबिका वहां हॉल रूम में अकेली खड़ी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी लाइफ में इतनी सारी घटनाएं कैसे घट गईं। वो हॉल रूम में गुस्से में अपने रूम की तरफ चली गई और अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। अबिका ने अपना बैग गुस्से से बिस्तर के कोने पर फेंका और बिस्तर पर पड़े तकिए को सीने से लगाकर रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें लग गईं और वो सो गई। अब तक शाम भी हो चुकी थी और अबिका अभी तक वैसे ही सो रही थी। अचानक से उसके बैग में पड़ी फोन की घंटी बजी। फोन की आवाज से उसकी नींद खुल गई, लेकिन वो अपना फोन चेक नहीं करती है क्योंकि उसके फोन पर मैसेज की घंटी बजी थी। वो उस चीज को इग्नोर करके सोच में पड़ गई थी। मैं सुरेश अंकल के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? वो उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं। उनका थुलथुला शरीर, सिर पर एक भी बाल नहीं, और तो और मुझे यूं गंदी नजरों से देखना, छी। मुझे तो सोच कर ही कितनी घिन आ रही है। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके फोन पर फिर से मैसेज की घंटी बजने लगी। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाती है और अपना फोन चेक किया। फोन पर उसने देखा कि उसके भाई का मैसेज आया हुआ है। हाय अबिका, कैसी हो? क्या माँ अभी भी तुम पर अपना गुस्सा निकालती हैं? इस लाइन को देखते ही अबिका थोड़ी चिढ़ गई। आर्यन मेहता उसका बड़ा भाई था और मेहता फैमिली में आर्यन ही एकमात्र ऐसा शख्स था जिसे अबिका की फिक्र थी। बाकी लोग तो अबिका से नफरत ही करते थे। भले ही उसकी माँ अलग अलग थी, लेकिन बचपन से अबिका अपने सौतेले भाई आर्यन के साथ ज्यादा घुली मिली थी। भैया, मुझे बचा लो। पापा और माँ मिलकर मेरी शादी जबरदस्ती सुरेश अंकल से कराने जा रहे हैं। आप जल्दी से यहाँ वापस आ जाओ। मुझे आपकी सख्त जरूरत है। अबिका ने इतना टाइप कर दिया था और मैसेज सेंड करने ही चाहती थी, लेकिन एक पल कुछ सोचने के बाद उसने सारे टाइप किए हुए वर्ड को डिलीट कर दिया और मैं ठीक हूँ भैया, यह टाइप करके मैसेज सेंड कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके भाई विदेश से यहाँ पर आए और अबिका की वजह से कोई इम्पोर्टेंट काम उसके भाई के हाथ से निकल जाए।
और अगर ऐसा हुआ तो वो खुद को ही दोष देती। इसलिए उसने उन टाइप किए हुए वर्ड्स को डिलीट कर दिया। लेकिन वो सच में ये चाहती थी कि उसका भाई घर आ जाए। अबिका, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे फ्रेंड के रिसेप्शन पार्टी में जाओ, मेरी जगह पर। फ़ोन पर उसके भाई का मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही अबिका ने अपने भाई को मना करते हुए लिखा, भैया मैं नहीं जाऊंगी आपके फ्रेंड के रिसेप्शन पार्टी में। मैं भला कैसे जा सकती हूँ? वो आपके फ्रेंड है, मेरे नहीं। इसलिए मैं नहीं जा सकती। अबिका ने ये बातें टाइप करके सेंड कर दी। अरे वो कोई अनजान नहीं है, मेरे स्कूल का फ्रेंड है। और तुम मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड को जानती हो। और वो लोग भी तुमसे बहुत सालों से नहीं मिले हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यही बेस्ट टाइम है। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। और तुम आज रात को रिसेप्शन पार्टी में ज़रूर जाओगी। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। उसके भैया ने मैसेज भेजा, साथ में एक स्माइल वाली इमोजी भी भेज दिया था। अच्छा अबिका, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है। बाय अबिका। अबिका का आज सुबह से मूड खराब था और वो किसी रिसेप्शन पार्टी में भी नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और फिर से कुछ सोचने लगी। मैंने गुस्से में बोल तो दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं कल कहाँ से लाऊंगी एक बॉयफ्रेंड, जबकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था करण के सिवाय। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबिका यह सब सोचते सोचते किचन की तरफ जा रही थी, पानी पीने के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि किचन में पहले से ही उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन मौजूद है और वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रही हैं। वो किचन के दरवाजे के पास छुपकर खड़ी हो गई और चुपचाप उन दोनों की बातें सुनने लगी। माँ, अगर दीदी सच में किसी लड़के को कल लेकर आ गई तो तब क्या आप और पापा दीदी की शादी उस लड़के से करा देंगी? सुरेखा ने अपनी बेटी आरोही से हंसते हुए कहा, तुम ज्यादा मत सोचो। मुझे पता है कि अबिका कल किसी भी लड़के को लेकर नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका करण के अलावा कोई और बॉयफ्रेंड है ही नहीं। लेकिन माँ, अगर दीदी कल किसी को भी ले आई तब क्या होगा? आरोही अचरज से सोचते हुए बोली। सुरेखा ने कहा, तुमने क्या अपनी माँ को बेवकूफ समझ रखा है? जब तक अबिका सुरेश से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहती, तब तक मैं हर तरीके से उसकी शादी सुरेश के साथ ही कराने की कोशिश करती रहूंगी। अबिका किचन के दरवाजे के पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। अपनी माँ की इस बात से वो थोड़ा डर सी गई। माना कि सुरेश उम्र में अबिका से काफी बड़ा है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुमार ग्रुप के साथ हमारे बहुत सारे बिजनेस डील भी हुई है और सुरेश अबिका को पसंद भी करता है। अगर हम अबिका की शादी सुरेश से नहीं करा पाए तो हमारी बिजनेस डील को बहुत नुकसान हो सकता है। कुछ भी हो, मैं हर हालत में अबिका की शादी सुरेश से ही कराऊंगी। सुरेखा ने आरोही से कहा। अबिका को अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप उनकी बातें सुनने के बजाय कुछ कर भी नहीं सकती थी। और तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारा रिश्ता मल्होत्रा फैमिली के सबसे यंग मैन से होने जा रहा है, करण मल्होत्रा से। और तो और मल्होत्रा फैमिली कितनी अमीर है, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी माँ की बातें सुनकर आरोही शर्माने लगी और उसके चेहरे पर शर्म से भरी मुस्कान नजर आने लगी थी। उसे भी लगने लगा था कि वह खूबसूरत और लकी है। लेकिन दूसरी तरफ किचन के दरवाजे के पास खड़ी अबिका से ये सब बातें सुननी नहीं जा रही थी। वो बिना पानी पिए ही चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आई और रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगी। वो तैयार होते होते मन ही मन सोचती जा रही थी, मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये लोग मेरी शादी जबरदस्ती सुरेश अंकल के साथ कराते हैं। मैं आज रात ही रिसेप्शन पार्टी में जाकर वहाँ एक लड़के को ढूंढ कर लाऊंगी। वो तैयार होकर चुपचाप घर से किसी को बिना बताए निकल गई और अबिका को जाते हुए कोई भी नहीं देख पाता। अबिका जल्दी से रिसेप्शन पार्टी में पहुंच गई और अपने भैया के फ्रेंड से मिली और उनसे बातें करने लगी। उसे पार्टी में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। वो एक टेबल पर जाकर बैठ गई। उसने घर से ही मन बना लिया था कि उसे एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो दिखने में काफ़ी स्मार्ट हो, हैंडसम हो, वेल मेंटेन्ड हो और उसका एक स्टैंडर्ड भी हो, ताकि उसके फैमिली वाले उस लड़के को रिजेक्ट ना कर सकें। वो अपने आसपास सभी को देख रही थी कि तभी उसे अपने सामने एक नौजवान लड़का नजर आया, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो गई और चौंक गई। उस नौजवान लड़के को देखकर जैसे उसका दिमाग बंद सा हो गया था। अबिका ने शुरू में सोचा था
कि वो अपने किसी कॉलेज फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम बताएगी और उसको अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाकर अपने घर ले जाएगी। जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होता, लेकिन जब उसने अपनी सौतेली माँ और बहन की बातें सुनी थी किचन में, तो वो समझ गई थी कि यह मामला ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा। उसे सच में अपने बॉयफ्रेंड को लाना होगा। उसने सोच लिया था कि वो करण जैसे किसी और इंसान को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। उसे एक ऑनेस्ट और भरोसेमंद बॉयफ्रेंड की तलाश थी। अविका के सामने जो नौजवान लड़का खड़ा था, उसने चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ पर? अविका ने जब उसकी बात सुनी तो उसे होटल में हुई घटना याद आ गई और उसने अपना सिर शर्म के मारे झुका लिया। अविका के सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि विराज था। मैंने तुमसे कुछ कहा है? इस बार अविका ने हिम्मत जुटाते हुए कहा और अपना सिर ऊपर करके बोली, हाँ, मेरे भैया के फ्रेंड का रिसेप्शन है। मुझे पता नहीं था कि तुमसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। विराज अविका की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोला, मेरे होटल वाले बिहेवियर के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मैंने जानबूझकर वैसा नहीं किया था। अविका ने विराज से हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मुझे मालूम है कि तुम गलती से मेरे कमरे में आ गई थी। मुझे शुरू में बुरा तो लगा था, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब दूर हो गई है। विराज के इतना कहते ही अविका थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। अब वो थोड़ी कंफर्टेबल होने लगी थी विराज के साथ। मैं तुम्हें दूर से देख रहा था, तुम थोड़ी टेंशन में लग रही थी। जहाँ बाकी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, वहीं तुम इतनी उदास लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। अविका के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि वो विराज को मना कर दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो ऐसा करेगी तो शायद वो उसे एक एटीट्यूड वाली लड़की समझेगा। यही सोचकर अविका विराज की बात मान गई और उसके साथ पार्टी एंजॉय करने लगी। वो वहाँ मौजूद लोगों से बातें करने लगी, हंसते हुए पूरे माहौल को एंजॉय करने लगी थी। हालांकि आज जो चीज़ें उसके साथ हुई थी, वो चीज़ें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। रात से अब सुबह हो गई थी। दोनों ने रात भर पार्टी एंजॉय की, लेकिन अविका को अभी भी नहीं पता था कि जिसके साथ वो पार्टी एंजॉय कर रही थी उसका नाम क्या है, और ना ही विराज ने अभी तक अपना नाम ही उसे बताया था। तभी अविका का फ़ोन रिंग होने लगा। उसने झट से फ़ोन उठा लिया। अविका, तुम पूरी रात गायब हो, आखिरकार तुम हो कहाँ? मैं और तुम्हारे पापा यहाँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ हो तो उसे लेकर घर ही आना, और ऐसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं। यहाँ घर पर सुरेश तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अविका ने बिना कोई जवाब दिए फ़ोन को रख दिया। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी सौतेली माँ की यह बात सुनकर वो थोड़ी गुस्सा भी हो गई थी। क्या बात है? कौन था फ़ोन पर? विराज ने अविका से पूछा। कोई नहीं, मेरे घर से फ़ोन था। अविका ने बिना हिचकिचाए विराज को जवाब दिया। अविका ने एक लंबी सांस भरी और सोचने लगी, क्या वो विराज को अपने घर लेकर जा सकती है? लेकिन अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि अभी उसकी इस लड़के से दूसरी मुलाकात है, और वो इस लड़के को ऐसे कहेगी तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन अगर वो विराज से नहीं कहेगी तो उसे जिंदगी भर इस बात का पछतावा होगा कि उसने मदद नहीं मांगी। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूब गई? विराज अविका से धीमी आवाज में बोला। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। अविका ने विराज को घबराते हुए कहा। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या कहना चाहती हो तुम? और मेरा नाम विराज है, तो मुझे आप करके मत बुलाओ। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, बहुत प्यार से समझाते हुए विराज ने अविका से कहा। अविका ने फिर से एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके विराज से बोली, विराज, क्या तुम मुझसे अभी के अभी शादी कर सकते हो? अब इसका रीजन मत पूछना, बस तुम हाँ या ना में जवाब दो। विराज अविका के सवाल से काफी हैरान हो गया, लेकिन विराज को पता था कि जब अविका से वो पहली बार मिला था तब उसे पता चल गया था कि अविका कोई मुसीबत में पड़ी हुई है। उसने बिना कोई रिएक्शन दिए अविका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कार की तरफ ले गया, जो रोड के किनारे उसकी कार खड़ी थी। तुम चुपचाप कार में बैठो और अभी कोई भी सवाल मत पूछना, बस चुपचाप बैठो, विराज ने अविका से अपनी सख्त आवाज में कहा। विराज का ये बिहेवियर देखकर अविका थोड़ी सी डर गई, लेकिन उसके पास विराज की बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए अविका चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। विराज अपनी कार स्टार्ट करके वहां से सीधे कोर्ट पहुंचा, अपने साथ अविका को लेकर। वो शादी के लिए जरूरी सामान खरीदने लगा। फिर वो अविका को लेकर कोर्ट के ऑफिस पहुंचा और उससे कोर्ट मैरिज कर लिया।
अविका को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो गई थी। ना ही बारात, ना ही कोई और रस्म, बस एक पेपर पर साइन और शादी कंप्लीट। हालांकि उन दोनों की ये शादी झूठी लग रही थी। वो अपने सामने खड़े विराज को एकटक देखे जा रही थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि विराज ने इतनी जल्दी उसकी बात कैसे मान ली, जबकि वे दोनों बस दो ही बार एक दूसरे से मिले थे। विराज अबिका को अपनी गहरी बुरी आंखों से प्यार से एकटक देखे जा रहा था। शायद अब विराज को भी अबिका थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी थी। दोनों एक दूसरे को ही एकटक देख रहे थे। वे दोनों कोर्ट के ऑफिस से बाहर आ गए और दोनों अपनी कार में आकर बैठ गए। अभी भी दोनों चुप थे, एक दूसरे से बिना कोई बातचीत किए। विराज ने कार को स्टार्ट करते ही अबिका से कहा, अब तुम्हें कहाँ जाना है, मेरे घर या अपने घर? विराज के सवाल का अविका को कोई भी जवाब नहीं सोच रहा था, लेकिन फिर उसे अपनी सौतेली माँ की बात याद आई, जो उन्होंने कुछ घंटे पहले अविका से कहा था। अविका इस बात को याद करते ही विराज से कुछ कहने वाली थी कि अचानक विराज का फोन बजने लगा। विराज ने अपना फोन उठाया और फोन की दूसरी ओर मौजूद शख्स की बातें सुनकर उसने जवाब दिया, तुम पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करो। अगर उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसे कुछ ज़रूरी दवाइयाँ पिलाओ और वहाँ जाकर कोई सीनियर डॉक्टर होगा, उनसे बात करो। मैं पास में ही हूँ, मैं बहुत जल्द से जल्द हॉस्पिटल आता हूँ। उसने अपना फ़ोन रखते ही अविका से हड़बड़ी में कहा, आई एम सो सॉरी अविका, मैं अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जा सकता। मुझे अभी एक पेशेंट को देखने जाना है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके तुम्हारे घर आ जाऊंगा और तुम्हारे माँ और पिताजी से मिलूंगा। कोई बात नहीं, तुम हॉस्पिटल जा सकते हो। मेरे घर से ज़्यादा ज़रूरी उस पेशेंट की ज़िंदगी मायने रखती है। अबिका ने बिना विराज को टोके उससे कहा। विराज कार से बाहर आया और उसने अबिका के लिए एक टैक्सी बुला लिया। अबिका को टैक्सी में बिठाने के बाद वो अपनी कार में बैठकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ चला गया। अविका भी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ चली गई। वो रास्ते में सोच रही थी, विराज दिखने में काफ़ी समझदार है, सीधा साधा है, फिर उसने अचानक मेरी शादी वाली बात को कैसे मान लिया? उसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? अविका ये सब सोच ही रही थी कि टैक्सी रुक गई। उसने बाहर देखा तो पता चला कि वो अपने घर पहुंच चुकी थी। उसकी बहन आरोही अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अपनी बहन अविका को एकटक देख रही थी। वो झट से जाकर अपनी माँ को बताती है कि अविका घर आ गई है। वो दोनों अविका को अकेली वापस आता देख मन ही मन बेहद खुश हो रही थी, क्योंकि अविका बिना किसी लड़के के घर वापस आ रही थी। इससे उन दोनों को लग रहा था कि अब तो अविका की शादी सुरेश से होकर ही रहेगी। माँ, दीदी तो अकेली आ रही हैं, उसके साथ तो कोई भी नहीं है। आरोही मुस्कुराते हुए अपनी माँ से बोली, अब तो इसकी शादी सुरेश से होकर रहेगी। सुरेखा ने आरोही की ओर देखकर कहा। वे दोनों अविका को देखकर घर में वापस आ गईं। अविका भी उनके पीछे घर के अंदर आ चुकी थी। अब तक, अविका, तुम कल रात से ही घर से गायब थी, कहाँ गई थी तुम? अविका के अंदर आते उसकी सौतेली माँ ने उससे सीधा सवाल किया। अविका ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया, मैं भैया के फ्रेंड के रिसेप्शन में गई हुई थी, वो भी भैया के कहने पर। अविका के जवाब को सुनकर उसकी सौतेली माँ को थोड़ा गुस्सा आ गया। तुम्हारे भैया ने तो हमें कॉल करके नहीं बताया इस बारे में। उसकी माँ उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली। हाथ कसकर पकड़ने से अविका दर्द से थोड़ी कराहने लगी, लेकिन फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, मुझे नहीं पता, भैया ने मुझे कहा था इसलिए मैं गई थी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अविका के इतना कहते ही आरोही ने अपनी माँ की तरफ देखकर उन्हें इशारा किया। तब सुरेखा ने कहा, अच्छा जाने दो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है? तुमने कल कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम उसे लाने वाली हो, तो कहाँ है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड? तुम्हारे पिताजी और मैं यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा सच में कोई बॉयफ्रेंड है भी या नहीं? अगर है तो क्या वो बाद में आएगा हमसे मिलने? अविका की सौतेली माँ ने उसे ताना मारते हुए कहा। अविका को अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और उनकी बातें सुनकर उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो अपनी बहन और सौतेली माँ से बहस नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसके पास अपनी सौतेली माँ और बहन को झेलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। हाँ, उसे कुछ जरूरी काम पड़ गया है, वो बाद में आएगा, अविका ने जवाब दिया। वो अब खुद को अकेला महसूस करने लगी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों उससे पूछती रहेंगी,
और उसे जानबूझकर परेशान करती रहेंगी। उसे अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा कौन सा जरूरी काम पड़ गया? क्या वो तुमसे ज्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस देता है? आरोही ने अबिका से कहा। आरोही के इतना कहने पर ही अबिका का खून गुस्से से खौलने लगा था। क्या तुमने उसे बताया नहीं था कि आज उसे यहाँ हमारे घर आना है, हम लोगों से मिलने के लिए? उसकी सौतेली माँ उसे जानबूझकर गुस्सा दिला रही थी ताकि अबिका को और गुस्सा आए, लेकिन अबिका अपने इस गुस्से पर काबू करते हुए बोली, वो आ जाएगा बस कुछ देर में। अबिका की बात सुनकर उसकी बहन आरोही जोर से बोली, कितना इम्पोर्टेंट काम रहा होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को उसने इग्नोर कर दिया। तो सोच ही सकते हैं कि दीदी का बॉयफ्रेंड कैसा होगा। अब आरोही की बातें उसे बुरी लगने लगी थी और मनी मन वह विराज को कोसने लगी। क्या उस पेशेंट को कोई और डॉक्टर नहीं देख सकता था? क्या उसका जाना जरूरी था? क्या हो जाता अगर वो मेरे साथ अभी यहाँ होता? कम से कम मुझे अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के ताने तो सुनने को नहीं मिलते। यह सब सोचते हुए वो गुस्से से अपनी बहन आरोही से बोली, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।